हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे ग्रुप 16 और लास्ट लेक्चर में ओजोन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ से ऑक्सीजन के जो दो एलोट्रॉपिक फॉर्म थे, नेचुरल एग्जिस्टेंस डाइऑक्सीजन और ओजोन, उसको हम लोग डील कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे इस ग्रुप का जो सेकेंड एलिमेंट है मतलब सल्फर, उसके बारे में हम लोग डील करने वाले हैं। सल्फर कैसे डील करोगे सल्फर को आप? कई प्रकार के होते हैं। सल्फर का जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है मेनली तीन टाइप में, तीन कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है यह सल्फर। सबसे पहला रोम्बिक सल्फर, रोम्बोहेड्रल शेप का इसलिए रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, या इसी को हम लोग अल्फा सल्फर के नाम से भी जानते हैं। सल्फर का जो पहला फॉर्म है जो एग्जिस्ट करता है वह रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर का मतलब बताएं, रोम्बोहेड्रल टाइप का इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है जो लैटिस होता है, या इसी को हम लोग अल्फा सल्फर के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या है इससे रिलेटेड? कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर, कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर। सबसे कॉमन, सल्फर में सबसे कॉमन और सबसे स्टेबल फॉर्म है या रोम्बिक सल्फर। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट की यदि बात करें हम लोग 385.8 केल्विन, बहुत ज़्यादा तो नहीं है मेल्टिंग पॉइंट। इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में नहीं घुलता है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा। बट सॉल्युबल इन बेंजीन, CCl4, ईथर एटसेट्रा। लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कम है इसका ये जो कंडक्टिविटी रेंज है। ब्राइट येलो इन कलर, ब्राइट येलो इन कलर, बहुत डेंस येलो नहीं, ब्राइट येलो बोल रहा है, लाइट येलो कलर है इसका। एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल, S8 मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, मतलब एटॉमिसिटी 8। तो सल्फर का जो पहला फॉर्म हुआ रोम्बिक सल्फर, जिसको अल्फा सल्फर बोले, सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है सल्फर का। याद रखोगे जैसे फास्फोरस के लिए था उसका ब्लैक फास्फोरस मोस्ट स्टेबल, वैसे ही सल्फर के लिए अल्फा सल्फर या रोम्बिक सल्फर। और स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है, वाटर में सॉल्युबल है लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता है। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा लेकिन नॉट टू वेरी लार्ज एक्सटेंट। ब्राइट येलो कलर का है और एग्जिस्टेंस इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है S8 मॉलिक्यूल के रूप में। तो इस S8 मॉलिक्यूल के यदि आप इसका अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर बनाओगे तो किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनना चाहिए? पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है, ऐसा W टाइप का ऐसे बनाओगे आप। सल्फर सल्फर सल्फर, W लिख लेना है ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। सल्फर, सल्फर का जो बॉन्ड लेंथ है वह 204 पिकोमीटर लंबा बॉन्ड है। सल्फर का एटॉमिक साइज अधिक होने के चलते या एंगल 107 डिग्री, मतलब स्ट्रेन भी है थोड़ा बहुत। इसी को आप ऐसे बताएं W टाइप का शेप है ऐसा, इस प्रकार से। इसी को हम लोग बोलते हैं पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है S8 मॉलिक्यूल का, याद रखोगे आप। W याद रखना बस, हम कैसे बनाए, पहले W लिख लिए, बस सल्फर सब जगह दिखा दिए, जहाँ जहाँ मुड़ा हुआ था वहाँ। एंगल को याद रखना 107 डिग्री, और यह जो बॉन्ड लेंथ है सल्फर सल्फर का एक बड़ा बॉन्ड है, रीजन सल्फर का एटॉमिक साइज अधिक होने के चलते तो कमज़ोर बॉन्ड भी है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है, आसानी से मेल्ट कर सकता है, बॉन्ड को आप आसानी से तोड़ सकते हो, लंबा बॉन्ड है, कमज़ोर है, दैट्स वाई। तो यह था रोम्बिक सल्फर। उसी प्रकार से अगला फॉर्म जो है सल्फर के लिए वह है मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर के बाद मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको बीटा सल्फर भी बोला जाता है, मोनोक्लिनिक सल्फर ऑल्सो नोन एज बीटा सल्फर, बीटा सल्फर के नाम से भी इसको जानते हैं। कैसे बदलता है, तो ये जो रोम्बिक सल्फर है, SR मतलब रोम्बिक सल्फर, इसको आप 369 केल्विन तक हीट करोगे, मतलब मेल्ट नहीं कर रहा, मेल्टिंग पॉइंट 385.5 था, मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा कम टेम्परेचर, तो यह बदल जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर में। तो मोनोक्लिनिक सल्फर रोम्बिक सल्फर से ही बना। रोम्बिक सल्फर को जब उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर तक ही हीट किया जाता है तो यही रोम्बिक सल्फर बदलता है किसमें, मोनोक्लिनिक सल्फर में। टेम्परेचर रेंज आप याद रखोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है उसके तुलना में, तो रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं हम लोग 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रोम्बिक सल्फर का हम लोग कितना देखे थे, ज़्यादा था ना, इसका 2.06 था, 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका 1.98, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ डेंसिटी कम है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया उससे थोड़ा, 393 केल्विन, और ज़्यादा क्यों है मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाएगा। उससे कम स्टेबल है, लेस स्टेबल। वाटर में यह भी इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉनपोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड। डल येलो व ब्राइट येलो था। ब्राइट येलो मतलब समझो कि ब्राइटनेस थोड़ा येलो में भी चमकदार होगा, डल येलो मतलब थोड़ा सा अजीब टाइप का। मतलब आप समझने के लिए चाहो तो ऐसे एक एग्जाम्पल है सामने, वहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे इसको आप देखोगे ना, ब्राइट येलो कलर हुआ, दिस इज ब्राइट येलो, तो ये हुआ रोम्बोहेड्रल सल्फर मतलब रोम्बिक सल्फर। लेकिन वही एक डल येलो के लिए भी दिखाया जा सकता है। इसमें देखो येलो यहाँ भी है, इस पोर्शन को यदि देखोगे थोड़ा सा डल दिख रहा है, या फिर इधर का येलो इस देखो उससे थोड़ा सा डल दिख रहा है। तो ब्राइट येलो और डल येलो है, दोनों येलो ही, लेकिन बताए कि जो रोम्बिक सल्फर है वह ब्राइट येलो होगा और यह डल येलो है, मतलब लश्चर नहीं होगा उतना। और यह भी S8 मॉलिक्यूल में ही एग्जिस्ट करता है, ऑल्सो एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल। यह भी S8 मॉलिक्यूल के रूप में ही एग्जिस्ट करता है। और वे जो S8 मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका W टाइप का अरेंजमेंट था, वो एक स्पेसिफिक वे में अरेंज रहते हैं। कैसे अरेंज रहते हैं ज़रा ध्यान दोगे। जो रोम्बो या रोम्बिक सल्फर जो था ना, उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा था, ऐसा, इस प्रकार से। ऐसा, तो यह एक लेयर हुआ S8 मॉलिक्यूल का, मान लो कि यह एक लेयर हुआ, फर्स्ट लेयर। तो अब जो इसमें अगला लेयर होता है, वह अगला लेयर इसके अपोजिट अरेंजमेंट से रहता है, ऐसा। मतलब एक बार W फिर एक बार M, इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा। फिर एक बार M हो जाएगा, फिर W टाइप का रहेगा,
ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा इसका। तो S8 मॉलिक्यूल का जो W टाइप का अरेंजमेंट था रोम्बिक सल्फर में, वही अरेंजमेंट यहाँ है, लेकिन लेयर का अरेंजमेंट जो है अलग अलग होगा। फर्स्ट लेयर W है तो सेकेंड लेयर M टाइप का, मतलब उसका अपोजिट, फिर W है फिर अगला लेयर M टाइप का रहेगा। तो अरेंजमेंट ऑफ दिस इज अरेंजमेंट ऑफ S8 molecules in monoclinic sulfur, मोनोक्लिनिक सल्फर में S8 मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट को यह दिखला रहा है। तो थोड़ा सा कंपेयर हम लोग कर लें इसको तुरंत रोम्बिक सल्फर से। रोम्बिक सल्फर अल्फा सल्फर के नाम से जाना जा रहा था या बीटा सल्फर। रोम्बिक सल्फर सबसे स्टेबल और कॉमन फॉर्म था सल्फर का। स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, इसका उससे कम है। मेल्टिंग पॉइंट जो है ना उसका थोड़ा कम था, 385.5, इसका 393। थोड़ा सा जो मेल्टिंग पॉइंट इसका बढ़ा, मे भी इस अरेंजमेंट के चलते कि ऐसे जो पकड़ स्ट्रक्चर है इसमें सारे लेयर एक दूसरे से कंबाइंड रहेंगे तो मॉलिक्यूल के बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लग सकता है। लेस स्टेबल बताया कि वह सबसे ज़्यादा स्टेबल था, तो उसके तुलना में तो यह कम ही स्टेबल होगा। वाटर में वह भी इनसॉल्युबल था, यह भी इनसॉल्युबल है। वह ब्राइट येलो था, ये डल येलो है। एग्जिस्टेंस सेम है, जैसा रोम्बिक सल्फर का एग्जिस्टेंस था वैसा ही एग्जिस्टेंस है इस मोनोक्लिनिक सल्फर का। एक अब और फॉर्म है सल्फर का, उसको भी हम लोग देखें। तो अगला जो है उसको हम लोग बोलते हैं तीसरा कैटेगरी इसका प्लास्टिक सल्फर या फिर यही गामा सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टिक सल्फर या फिर गामा सल्फर कैसे बनता है? ऑब्टेन्ड बाय pouring molten sulfur, obtained by pouring molten sulfur into cold water। मतलब इसके पहले जो हम लोग रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर पढ़े, वो दोनों में से किसी का मोल्टेन फॉर्म हो और बोला है कि उस मोल्टेन फॉर्म को ठंडा पानी में डुबा के रखने से जो सल्फर मिलेगा वापस, वह कहलाएगा प्लास्टिक सल्फर। स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे कम इसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसका सबसे कम है 1.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रोम्बिक सल्फर का कितना था 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर कितना 1.98 आया मोनोक्लिनिक का। और यह जो प्लास्टिक सल्फर है गामा सल्फर, इसका सबसे कम। एमॉर्फस सॉलिड है, मतलब ऐसा रेगुलर अरेंजमेंट इसका नहीं होगा। प्लास्टिक वर्ड लगा हुआ मतलब एमॉर्फस ही होगा। एमॉर्फस सॉलिड है, सॉफ्ट और इलास्टिक भी है, होना ही चाहिए। प्लास्टिक सल्फर बोल रहे हो तो होगा ही सॉफ्ट एंड इलास्टिक। यह भी वाटर में इनसॉल्युबल है और कार्बन डाइसल्फाइड में भी, दोनों में इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ऑल्सो कार्बन डाइसल्फाइड CH2। एक इसमें थोड़ा सा अलग है एंजल सल्फर, इसी को एप्सिलॉन सल्फर भी बोला जाता है। एंजल सल्फर या एप्सिलॉन सल्फर। देखो अल्फा बीटा गामा, अल्फा सल्फर किसको बोल रहे थे? रोम्बिक को। बीटा बोले मोनोक्लिनिक को, गामा प्लास्टिक को। इसके बाद एप्सिलॉन सल्फर जो एंजल सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे इसका जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्ट एज S6 मॉलिक्यूल, S6 मॉलिक्यूल चेयर फॉर्म का एग्जिस्टेंस है इसका। ऐसा चेयर फॉर्म का एग्जिस्टेंस।
ऐसा, इसको चेयर फॉर्म बोलते हैं हम लोग, चेयर फॉर्म। कुर्सी के जैसा है। कुर्सी के जैसा कैसा है, यहाँ कोई आदमी बैठेगा, ये उसका पीछे लटकने वाला है और ये आगे पैर झुका करके बैठेगा, तो कुर्सी के जैसा लग रहा है ना, ऐसा ही कुर्सी के जैसा लग रहा है, इसलिए इसको चेयर फॉर्म बोलते हैं। इस प्रकार से यहाँ आदमी बैठेगा, इधर लटक सकता है, इधर अपना पैर झुका सकता है, ऐसा। तो S6 मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट किया एंजल सल्फर, चेयर स्ट्रक्चर। बाकी जो तीनों थे, तो तीनों में से एक तो एमॉर्फस हो गया ना, प्लास्टिक सल्फर। तो जो मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर हुआ, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो रोम्बिक मतलब उसका रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट होगा, मोनोक्लिनिक मतलब मोनोक्लिनिक अरेंजमेंट होगा। और ये अरेंजमेंट क्या है, सॉलिड स्टेट चैप्टर में जो हम लोग डील कर चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब क्या क्या बन सकता है इससे। सबसे पहला स्टेबिलिटी वाला फैक्टर, उसके बाद स्ट्रक्चर, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों में से या जो भी है सब में से सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब बार बार बता रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी, सबसे ज़्यादा किसका हुआ, रोम्बिक सल्फर का हुआ, सबसे स्टेबल फॉर्म। तो ये सल्फर के बारे में था। ये जितने भी सल्फर के फॉर्म हम लोग पढ़े, चाहे रोम्बिक हो, मोनोक्लिनिक हो, प्लास्टिक हो या एंजल सल्फर हो, सारे डायामैग्नेटिक नेचर के हैं। सभी जो है वे डायामैग्नेटिक नेचर के हैं। सल्फर का एक फॉर्म है जो पारामैग्नेटिक होता है। सल्फर का एक फॉर्म है जो पारामैग्नेटिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को आप हाई करोगे, बोला तकरीबन 1000 केल्विन, मतलब सारे सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट से कहीं ज़्यादा टेम्परेचर है। मेल्टिंग पॉइंट सबका कितना था, 400 केल्विन के आसपास था, और ये 1000 केल्विन। तो जब इतना हाई टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियसली वह सल्फर गैसियस फॉर्म, मतलब पहले मेल्ट करेगा, लिक्विड में बदलेगा, फिर वेपर के फॉर्म में हो सकता है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर पर जो है सल्फर एग्जिस्ट करता है H2 मॉलिक्यूल के रूप में। H2 मॉलिक्यूल इज द डोमिनेंट स्पीसीज, मतलब सल्फर मोस्टली इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एंड इट इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हम लोग O2 के आधार पे बोल रहे हैं कि जैसे O2 पैरामैग्नेटिक था, H2 भी होगा, क्योंकि वैलेंस शेल में इसका भी 16 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 16 इलेक्ट्रॉन, तो सेम ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा जैसा O2 मॉलिक्यूल के लिए बन रहा था। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक का जो हमने पढ़ा कि सल्फर का कौन सा फॉर्म पैरामैग्नेटिक है। ऑप्शन देगा ना, S8, S6, S2 ऐसे करके कुछ भी। तो S2 इज द पैरामैग्नेटिक फॉर्म, जो कि हमेशा हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। मतलब बोलो कि वही S8 मॉलिक्यूल को जब आप हीट करोगे तो डिकम्पोज करेगा, टूटेगा, और टूटने के बाद जो H2 मॉलिक्यूल बनेगा वह O2 के जैसा हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर है दोनों में, तो जैसे एमओ डायग्राम इसके लिए बनेगा उसी टाइप का इसके जैसा। तो जैसे इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड थे, H2 मॉलिक्यूल के भी 2 अनपेयर्ड होंगे। और इस आधार पे हम लोग बोल रहे हैं कि H2 मॉलिक्यूल क्या है, पैरामैग्नेटिक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखोगे, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह सल्फर के बारे में था कि सल्फर नेचुरली कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इसमें सल्फर के कुछ कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग डील करते हैं। सबसे पहला कंपाउंड सल्फर का, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो SO2 की बात करें हम लोग, सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करेंगे, प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में बोल रहा है कि इन द लैब SO2 इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सल्फाइड
with sulfuric acid, by treating सल्फाइड with sulfuric acid। सल्फर डाइऑक्साइड को लैब में बनाया जाता है। जो सल्फाइड होते हैं सॉल्ट, उनको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवा करके, जैसे सोडियम सल्फाइड है Na2SO3, तो इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवाओ, H2SO4 एक्वस, तो बनेगा SO2 गैस प्लस बन जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस H2O लिक्विड। डायरेक्ट कॉपर का रिएक्शन से भी बनता है। कॉपर को यदि आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। लेकिन जो इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रीज में जो बनते हैं इंडस्ट्रियल मेथड, वह है बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर जो है कुछ मेटल्स का, उनका रोस्टिंग के द्वारा, रोस्टिंग मतलब जब ओर को एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो वह प्रोसेस रोस्टिंग कहलाता है। अब बड़ा सिंपल सा है, जैसे जिंक सल्फाइड को आप रोस्ट करोगे 3O2 तो ZnO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया ना। उसी प्रकार से आयरन पायराइट है FeS2, इसको ऑक्सीजन के साथ ही करोगे 11O2, तो यहाँ से यह बदल जाता है फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ भी मिलता है। तो यह इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होगा। या फिर सल्फर को डायरेक्ट जलाओगे ऑक्सीजन के साथ तो सल्फर प्लस O2 SO2, ऐसे S8 प्लस 16O2 तो 8SO2। एयर के साथ यदि इसको बर्न करोगे तो वह सल्फर का बदल जाता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो ये कुछ कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब हम लोग बात करेंगे SO2 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी जो भी है। तो प्रिपरेशन से कुछ रिएक्शंस इसमें एग्जाम में आते नहीं है। एक रोस्टिंग वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि जब भी सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, आप इतना याद रखोगे बस। और अब स्ट्रक्चर की बात करें, यदि हम लोग SO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, SO2 का लेविस स्ट्रक्चर समझोगे तो कुछ ऐसा होगा। सल्फर का वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बच जाएंगे। अब जो सल्फर यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड में से हम लोग जान रहे हैं कि यह सिग्मा सिग्मा बाकी 2 पाई, ऐसा। तो ओवरऑल सल्फर 2 सिग्मा बना रहा है, 2 पाई 4, टोटल यदि 4 बॉन्ड सल्फर बना रहा है, इसका मतलब हुआ कि सल्फर के वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड होने चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन लिखो 3s2 3p4 3d, तो 3s2 3p4 और 3d पूरा वैकेंट है। तो क्या बोले, सल्फर यहाँ यदि 4 बॉन्ड बना रहा है तो 4 अनपेयर्ड होने चाहिए, लेकिन है 2, तो 4 करने के लिए आप एक्साइटेड स्टेट में लेकर के जाओगे, एक इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ करोगे तो यहाँ बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और एक अब यहाँ भी आ जाएगा, ऐसा। अब यहाँ से जो इंटरमिक्सिंग या हाइब्रिडाइजेशन होगा ऑर्बिटल का, तो हम लोग जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है सिग्मा और लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर कितना है 1, तो टोटल 3, तो 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा, एक या लोन पेयर वाला और 2 इधर सिग्मा बनाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल s का है, बाकी 2 p के हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा। अब 3 ऑर्बिटल्स यहाँ एक साथ बनेंगे, टोटल 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे एक साथ, ऐसा 1 2 3 4, ऐसा। और अब जो ऑर्बिटल्स ये बने ये सभी कहलाएंगे sp2 ऑर्बिटल। और इसमें अब आप देखोगे तो 2 अनपेयर्ड है जो दोनों सिग्मा बनाने वाला है ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन को यदि आप लेते हो तो एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का लिखोगे तो 2s2 2p4, ऐसा। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4, 1 2 3 और 1 4। तो ऑक्सीजन के पास जो यहाँ 2 अनपेयर्ड है, इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा।
तो वह दो बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो एक बॉन्ड यहाँ डायरेक्ट ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बनेगा, और एक बॉन्ड यहां से बनाएगा पाई। उसी प्रकार से एक ऑक्सीजन और है तो एक ऑक्सीजन और लिखो, तो यहां से बनाएगा सिग्मा और फिर यहां से बनाएगा पाई। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है वह क्या है कि SO2 मॉलिक्यूल में दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो क्या ये दोनों पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं या अलग अलग हैं, एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं। तो देखो तो जरा, ई वाला जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसमें ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है, सल्फर का भी p है, तो इस पाई बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं p पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, p पाई बॉन्ड। तो चूंकि यहाँ जो यह बॉन्ड बना उसमें सल्फर ऑक्सीजन दोनों के p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड p पाई बॉन्ड। लेकिन वही यदि इस पाई बॉन्ड की आप बात करोगे तो इस पाई बॉन्ड में ऑक्सीजन का तो यह p ऑर्बिटल होगा इसके जैसा, लेकिन सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल है, d है, मतलब यह जो हुआ दिस इज p डी पाई बॉन्ड। तो SO2 मॉलिक्यूल में जो दो पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट, दे आर डिफरेंट, वन इज p पाई बॉन्ड एंड द अदर इज p डी पाई बॉन्ड। समझे, दूसरा p डी पाई बॉन्ड है और एक उसमें क्या है p पाई बॉन्ड है। तो इस पॉइंट को एकदम ध्यान में रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ऐसा अब इसके आधार पे यदि आप शेप यहां बनाओगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ वन लोन पेयर, एंगुलर शेप, ऐसा एक लोन पेयर बच जाएगा सेंट्रल एटम पे और बाकी दो पाई। ऑक्सीजन पे भी दो लोन पेयर बच रहा है, सल्फर पे एक बचेगा दिस वन, ऑक्सीजन पे दो, ऐसा एंगुलर शेप। और बताए इसमें से सिग्मा और ये दो पाई, तो दोनों में से किसी एक को आप p पाई बोल दो और दूसरे को आप p डी पाई बोल दो, p डी पाई बॉन्ड बोल दो, ऐसा अंतर हो गया दोनों में। तो एकदम ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अच्छा, तो यह SO2 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करी हमने। ऐसे ही SO2 मॉलिक्यूल्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। इस स्ट्रक्चर से एकदम आप याद रखना, शेप बनाने भी आता है स्ट्रक्चर, तो एंगुलर याद रखोगे, और सबसे बड़ा पाई बॉन्ड वाला जो चर्चा की हम लोग उसके बारे में, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बोल रहा है कि यह एक कलरलेस गैस है, टॉक्सिक नेचर का होता है और पंजेंट स्मेल है, बढ़िया स्मेल नहीं होता। हवा से भारी है, डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब हेवियर देन एयर, डेंसिटी ज़्यादा है। रेडियली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत तेज़ी से घुलता है पोलर नेचर के चलते, रेडियली सॉल्युबल इन वाटर, और वो भी 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो क्या बोल रहा है, रेडियली सॉल्युबल इन वाटर। अब बोल रहा है कि कम टेम्परेचर पे भी 0 डिग्री सेल्सियस पे भी 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन डिजॉल्व अबाउट 8 वॉल्यूम्स ऑफ SO2, 8 वॉल्यूम्स ऑफ SO2, कि 0 डिग्री सेल्सियस पर भी वाटर का एक वॉल्यूम SO2 का 8 वॉल्यूम को डिजॉल्व करता है। मतलब वाटर का यदि 100 ml लोगे तो या इसका 8 गुना 800 ml SO2 को कंबाइन करवा सकता है। सोचो कितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो गया SO2 का, और इतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उसका पोलर नेचर के चलते हैं। अब बोल रहा है कि इस SO2 को आसानी से लिक्विड में बदला जा सकता है, लिक्विफाई किया जा सकता है रूम टेम्परेचर पे ही, रूम टेम्परेचर, बस प्रेशर थोड़ा हाई रखना है, 2 atm प्रेशर। तो थोड़ा सा प्रेशर 1 atm से 2 atm करना है, मतलब डबल कर देना है प्रेशर, तो रूम टेम्परेचर पर ही जो है यह SO2 गैस लिक्विफाई कर जाएगा, किसमें, लिक्विड में। और जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड होता है वह एक अच्छा इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एक बेहतर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है
लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं, 263 केल्विन। तो ये कुछ कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे सल्फर डाइऑक्साइड का। और इसमें से इम्पॉर्टेंट बात जो हुआ वह इस सॉल्युबिलिटी को ध्यान में रखोगे कि वाटर का एक वॉल्यूम लगभग 8 वॉल्यूम SO2 को अपने में घोल सकता है, और एक नॉर्मल प्रेशर पर भी जो है टेम्परेचर पे या लिक्विड में बदल जाता है। और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 263 केल्विन। तो इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देखें। नेक्स्ट लेक्चर में जो है SO2 का कुछ केमिकल रिएक्शंस, मतलब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।